It's a Beck. Super. Oh, and a free player in there. It's the sky. Franklin's broken the deadlock for India. What a goal. That must hit the... नमस्कार, आप सबके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं मेरे इस YouTube स्टेशन पर। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं सफरनामा के एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम मुलाकात करते हैं कुछ खास शख्सियतों से, बात करते हैं उनके हुनर की, उनके जिंदगी के सफर की। और आज मेरे साथ जुड़ी हैं बेहद ही खास मेहमान, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में कमाल करके दिखाया। और 2009 में इनफैक्ट जब चैंपियंस चैलेंज टूर्नामेंट हुआ, तो उस वक्त रशिया में रानी रामपाल 14 साल की उम्र में उन्होंने 4 गोल्स दागे। भारत की जीत के लिए वो बड़ी वजह बनी। उसके बाद 2000 अगर हम 10 की वर्ल्ड कप की बात करें, तो 15 साल की उम्र में वो यंगेस्ट प्लेयर थी सीनियर वुमेन्स की टीम में। आज 25 साल की उम्र में रानी रामपाल के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आखिरकार टोक्यो ओलंपिक्स में टीम विमेन्स हॉकी टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है। हमारे साथ मौजूद है रानी रामपाल, कैप्टन ऑफ द इंडियन विमेन्स हॉकी टीम। रानी, बहुत शुक्रिया आपका सफरनामा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत कर सकूं आपकी, मतलब इतनी कम उम्र में जब आपने डेब्यू वगैरह किया, ये हॉकी स्टिक जो है ये आपका पैशन है, ये आपको रियलाइजेशन कब हुआ? क्योंकि आप जिस एरिया से आती हैं, शाहबाद मारकंडा से, वहां वैसे बहुत सारे खिलाड़ी पहले आ चुके हैं। आज की तारीख में आप खुद एक रोल मॉडल बन गई हैं। ये फैमिली तैयार था या फैमिली के सामने आपको जिद करनी पड़ी कि खेलना मुझे पसंद है हॉकी कर, और आपको खुद रियलाइजेशन कब हुआ कि आप हॉकी को लेकर पैशनेट हैं? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में जब स्कूल में पढ़ती थी, तो जिस स्कूल में पढ़ती थी उसमें हॉकी खेली जाती थी और उसमें एकेडमी थी एक हॉकी की। सो बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ पे खेलते थे, लेकिन हम बहुत छोटे थे, तो हमें इतना ज्यादा तो नहीं पता होता था कि खेल के पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये था एक जुनून था कि हमें भी खेलना चाहिए, मतलब ये स्पोर्ट्स हमें भी करना चाहिए, बिकॉज सब करते हैं इसको। और स्टडी के बाद हमें लगता था कि शायद ये एक अच्छी चीज है कि अगर हम कर सकते हैं इसको, तो मैंने इसलिए बाकी प्लेयर्स को देख के शुरू किया था कि मैं भी हॉकी खेलूं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे खेलने लगे, उस टाइम जब हम खेलते थे, शुरू किया था उस टाइम पे 9-10 प्लेयर्स जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे टीम में। तो उनको देख देख के फिर हमें समझ में आने लगा कि ये लोग हॉकी क्यों खेलते हैं या हमें क्यों खेलनी चाहिए हॉकी। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ कि ओके, मतलब हमें हॉकी को अपना पैशन बनाना है, कि हमें इसको अच्छे से खेलना है। पर स्पोर्ट्स में आपकी फर्स्ट चॉइस हॉकी ही थी या कोई और स्पोर्टिंग एवेन्यूज था जिसमें आपको ज्यादा दिलचस्पी शुरुआती रूप में होता था? नहीं, हमारा जो शहर है शाहबाद मारकंडा, उसमें एक्चुअली पहले कोई स्पोर्ट्स नहीं था, सिर्फ हॉकी थी। सो यहाँ पे जो भी खेलता था वो सिर्फ हॉकी खेलता था, तो हमें भी यही था कि सिर्फ हॉकी है यहाँ पे, तो हमें हॉकी खेलनी है। और वैसे बाकी की स्पोर्ट्स में इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी मैं। पर ये इकोसिस्टम क्या है शाहबाद मारकंडा का? मतलब ये सवाल आपको हर कोई पूछता जरूर है कि वहां की मिट्टी में क्या है, लेकिन थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर सके कि क्या वजह है कि वहां के लोगों में एक ओपननेस है इस गेम को स्वीकार करने में, वहां की एक ओपननेस है और एक कोई खासियत है जिसकी वजह से वहां से खिलाड़ी निकल रहे हैं। वहां पे आबो हवा में क्या बात है? देखो, मेहनत अगर हम जहाँ भी करते हैं वहीं पे वही मिट्टी में कुछ ना कुछ हो जाता है जरूर। जैसे पहले लड़कों के लिए संसारपुर एक बहुत हॉकी का हब माना जाता था, कि वहां से बहुत मेंस प्लेयर्स आते थे। उसके बाद शाबत जो है वो वुमेन्स हॉकी के लिए बहुत फेमस हुआ, कि यहाँ से बहुत प्लेयर्स आते हैं। और आई थिंक यहाँ पे जो एकेडमी का एटमोसफेयर था शुरू से वो बहुत अच्छा था, कि यहाँ पे कोई भी बच्चा हॉकी खेल सकता था। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो है वो गरीब घर से लड़कियां खेलती थी। एंड सबको एक यहाँ पे जीतने की एक आदत डाली जाती थी, कि अगर खेलना है तो हमें जीतना है, और जीतेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। और लाइफ में बहुत कुछ हमें उन चीजों ने सिखाया, कि हार को कैसे एक्सेप्ट करना है या जीत को कैसे सेलिब्रेट करना है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद प्लेयर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है यहाँ पे, कि गरीब घरों से आते हैं तो उनको मेहनत करने की ज्यादा लगन रहती है। और जब इतने प्लेयर्स निकल जाते हैं एक जगह से, तो डेफिनेटली वो एक रोल मॉडल बन जाते हैं बाकी यंगस्टर्स के लिए। तो उनको देख देख के
बाकी बच्चों को भी होता है कि हम भी खेलें। सो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा यहाँ का एक हुँ, फ़ायदा था हुँ। को रिप्रेज़ेंट कर चुके हैं। सो उनको लेकिन देख के बाकी प्लेयर्स को एक प्लेटफ़ॉर्म मिला। लेकिन आपने कही कि जो बात आप कह रही हैं और आप बहुत साधारण परिवार से आती हैं, आपके 2 बड़े भाई हैं, आप छोटी हैं घर में। जब आपने मम्मी-पापा को जाकर माँ-बाप को जाकर कहा कि मैं हॉकी को प्रोफ़ेशनली खेलना चाहती हूँ। आज की तारीख में तो फिर भी अब कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपको सपोर्ट मिलते हैं, स्टाफ मिलते हैं। उन दिनों में क्या ये दिक्कत होती थी कि भई वो फैसिलिटीज़ कहाँ से लाएँगे? आपके लिए शूज़ खरीदने हैं, स्टिक खरीदने हैं या आपकी खुराक का जुगाड़ करना है, न्यूट्रिशन का राइट अमाउंट आपको होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर परिवार में दिक्कतें होती होंगी ज़रूर? बिल्कुल, अगर आज से 20 साल पहले देखा जाए तो हरियाणा में जैसे एक वो रहता था कि लड़कियाँ स्पोर्ट्स नहीं कर सकती या लड़कियों को स्पोर्ट्स कराने के लिए बहुत सोचना पड़ता था घर से बाहर निकालने के लिए। तो लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो चेंज हो गया कि बहुत सारी लड़कियाँ हरियाणा में मेडलिस्ट बन चुकी हैं। सो उसके बाद पेरेंट्स को भी रहता है कि हमारी लड़कियाँ हॉकी खेलें। हुँ, अ, लेकिन उस टाइम मुश्किल था कि मैं एक बहुत पुअर फैमिली से थी कि हॉकी स्टिक, शूज़ या किट लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारी एकेडमी का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था कि जो भी गरीब बच्चा वहाँ आता था और वो मेहनत करता था, उसको वो हुँ, सब चीज़ें दी जाती थी वहाँ पे। जैसे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे या कोचेस थे, वो उनको प्रोवाइड करते थे कि ताकि वो बच्चे को हेल्प हो सके, सपोर्ट मिल सके, ताकि उसको हुँ, ये ना लगे कि मैं किसी लैक ऑफ फैसिलिटी के कारण मैं नहीं बन पाया। हुँ, सो शुरू से वो चीज़ें काफ़ी अच्छी मिली कि हम लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, वो चीज़ें गेन करने के लिए ना कि हमें वो चीज़ें चाहिए। हुँ। बिना मेहनत किए तो वो नहीं मिलती थी, जो बच्चा अच्छा नहीं खेलता था, उसको उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। मैं कहीं आपकी इंटरव्यू देख रही थी हाल ही की जिसमें आप ज़िक्र कर रही थी कि कैसे मतलब 500 एमएल दूध का पैकेट अफ़ोर्ड करना भी आपके लिए कभी-कभार जो है बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल में क्या कभी ये प्रेशर आया फैमिली की तरफ से कि रानी आप पढ़ाई कर लो या कोई छोटी-मोटी नौकरी कर लो, उस तरह की कभी कोई बात बनी थी? नहीं, कभी उन्होंने ऐसे तो नहीं बोला मुझे कि आप नौकरी कर लो लेकिन वो ये ज़रूर बोल देते थे कि हमारे पास यही है सब कुछ जो भी है और हुँ, अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं आप तो कर लो, नहीं तो मतलब मत खेलो कि अगर जित क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था 500 ग्राम जो दूध था वो पूरी फैमिली के लिए आता था एंड जैसे हमें अकेडमी लेके जाना होता था, तो बहुत मुश्किल होती थी उसमें कि अगर मैं पूरा दूध ले जाऊँगी तो फिर फैमिली के लिए कुछ नहीं हो बचेगा। तो हुँ, उसमें जैसे अगर 100 ग्राम पानी है दूध है तो 400 ग्राम्स जो है वो पानी होता था। हुँ, इवन दो मुझे पता होता था मुझे ही पीना है वो मेरी बॉडी के अंदर जाएगा बट उस टाइम पे कंडीशन फैमिली की बहुत ज़्यादा खराब थी कि वो अफोर्ड नहीं इतना कर पाते थे। लेकिन हुँ। आई थिंक शायद वो चीज़ों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और वही चीज़ों ने हमें मेहनत करनी सिखाई है कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो शायद ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में। हुँ। बिल्कुल और शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, ये बात हम सुनते भी हैं, आप उसकी मिसाल भी हैं। विकास कुमार, मीर अमीना, कैलाश चंद्र पांडे हमारे साथ इस शो में जुड़ चुके हैं, आपको हेलो कह रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं और आगे जो दर्शक सवाल करेंगे, वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन ईरानी अगर मैं जब एमके कौशिक ने आकर आपको जब कहा कि आपकी जो है सिलेक्शन हो गई है नेशनल कैंप में अब आपको जाना है, वो दिन याद है? वो आपका रिएक्शन याद है? उस वक़्त दिमाग में क्या चल रहा था? यस मुझे याद है वो मोमेंट एंड आई थिंक जब मैं 2007 में नेशनल गेम्स खेली थी गुवाहाटी में एंड उससे ही मेरे को जो मिस्टर एम के कोशी कोच है उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था नेशनल कैंप के लिए एंड उसके बाद कैंप में बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स खेलते थे जब मैं कैंप में गई आई थिंक उनको ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए थे खेलते हुए तो हुँ, मुझे भी लगा कि अभी तो शायद मैं नहीं आ सकती टीम में बिकॉज मैं बहुत ही यंग हूँ बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं लेकिन मेरे को एक बार उन्होंने बोला बुला के ना कि आप क्या सोचते हो टीम में आने के लिए कि आपको क्या लगता है तो मैंने बड़े पोलाइटली वे से उनको बोला कि मैं तो नहीं आ सकती टीम में बिकॉज अभी बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो हुँ, बोले किसने बोला आपको मैंने बोला किसी ने बोला नहीं है लेकिन मुझे ऐसे लगता है तो हुँ, बोले आपको गलत लगता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे एवरी डे आप अपने आप को प्रूव करोगे हार्ड वर्क करोगे तो मैं हुँ, डेफिनेटली आपको टीम में पिक करूंगा लेकिन हुँ, आपको एवरी डे अपने आप को प्रूव करना है अच्छा परफॉर्म करके एंड जब मेरी सिलेक्शन हुई तो उस टाइम मेरी बहुत ही यंग एज थी और बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स के साथ मेरी टीम में सिलेक्शन हुई तो जब टीम अनाउंस हुई तो मेरा
लाइक मैं बहुत खुश थी और नर्वस भी थी कि मतलब इतने सारे सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलने का मुझे मौका मिलेगा। लेकिन काफी ज्यादा खुश थी कि उन्होंने मुझे यंग एज में एक वो प्लेटफॉर्म दिया, वो एक चांस दिया कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। तो सीनियर प्लेयर्स का आपको लेकर जो रवैया था उस वक्त वो कैसा होता था? क्या आपको थोड़ी दिक्कत होती थी एडजस्ट करने में उनके साथ में, या वो आपको लेके प्रोटेक्टिव होती थी? किस और खास करके जब आप रशिया गई, आपने जब चैंपियंस चैलेंज टूर्नामेंट में 4 गोल्स दागे, तो वो उस वक्त मतलब वो फोकस किस तरीके का था? आप कैसे गेम पर कंसंट्रेट कर रही थी? सीनियर प्लेयर्स के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं कि वो आपके मोटिवेटर भी होते हैं कि आपको जब आप अच्छा करते हो मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन जब आप अच्छा नहीं करते और उनको पता है कि हमारी कैपेबिलिटी ज्यादा है करने की लेकिन हम नहीं कर रहे, वो आपको पुश भी करते हैं। और समटाइम्स क्या होता है, प्लेयर्स उस चीज को माइंड कर जाते हैं, और कुछ जो प्लेयर्स होते हैं जिनको समझ होती है कि वो हमारे फायदे के लिए बोल रहे हैं, वो उस चीज से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि जैसे मैं चैंपियन चैलेंज में भी मैं टॉप स्कोरर निकली, तो उन्होंने काफी ज्यादा, वो खुश थे सारे प्लेयर, हम्म। कांग्रेट्स भी किया। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी वो कि टीम के इतने सारे सीनियर प्लेयर्स मुझे अगर विश कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज के लिए। हम्म। लेकिन उन्होंने मुझे काफी हेल्प भी की है सीनियर प्लेयर्स ने उस टाइम पे, कि सब चीजों के बारे में बता के कि हमें कंट्री के लिए मेडल जीतना है और मेडल क्यों जीतना है, मेडल जीतना क्यों जरूरी है। हम्म। शायद अगर वो उस टाइम ना समझाते तो हमें बहुत लेट समझ में आता कि हमने मेडल जीतना है और क्यों जीतना है। तो उस कम उम्र की जो रानी रामपाल थी, जो उस वक्त टीम में बतौर एक खिलाड़ी अंदर उन्होंने एंट्री लिया था, वो चेंजिंग रूम में रानी रामपाल कैसी हुआ करती थी? क्या वो डिफिकल्ट थी टीम के लिए? क्या वो गुस्सैल थी? क्या वो इंट्रोवर्ट थी? किस तरह की रानी रामपाल थी उस वक्त की, और आज में क्या बदलाव है? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड हूँ कि मैं ज्यादा किसी से इतना बात नहीं करती, या सिर्फ स्पेशली गेम टाइम पे मेरा सिर्फ कंसंट्रेट गेम पे रहता है। इवन चेंजिंग रूम में सब बहुत मस्ती करते हैं या कुछ भी, लेकिन पता नहीं मुझे वो सब चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीजें करने से मेरा फोकस खराब होता है। तो वो चीज तो पहले से और अभी तक कभी चेंज नहीं हुई, मतलब लेकिन ये है कि हाँ, पहले सिर्फ अपनी जिम्मेदारी होती थी कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। अभी ये है कि अभी टीम का भी दिमाग में चलता है कि हमें एज अ टीम अच्छा परफॉर्म करना है। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, हमें उनको भी हम्म। सपोर्ट करना है कि उनका जो बेस्ट आउटकम है वो उनसे हमें लेना है। सो हम्म। जस्ट अभी यही चेंज हुआ है पहले से। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप सीरियस रहती थी क्योंकि आपको लगता था कि बहुत ज्यादा अगर मजाक करूं तो कहीं फोकस खराब ना हो जाए। अभी भी अगर आपका वो अप्रोच है, क्या अभी एक टीम को लीड करने में अपने आप में जो है बहुत चुनौतियां होती हैं, तो क्या आपके जो टीम प्लेयर्स हैं वो आपसे एडवाइस लेने के लिए भी आती हैं, पर्सनल एडवाइस के लिए, या थोड़ा जो है वो फियर का थोड़ा सा ज्यादा इक्वेशन रहता है? किस तरह का इक्वेशन है आप लोगों में इस वक्त? एक्चुअली डिपेंड करता है प्लेयर्स के ऊपर। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स जो बहुत टाइम से मेरे साथ खेल रहे हैं, दे नो मी वेरी वेल नाउ कि मेरा नेचर कैसा है। अगर मैं साइलेंट भी हूँ तो दे डोंट थिंक कि मुझे मैं गुस्से में हूँ या कुछ। वो अगर उनको कोई एडवाइस लेना तो ले लेते हैं। हम्म। थोड़ा सा यंग प्लेयर्स के लिए होता है कि वो मुझे इतना ज्यादा अभी नहीं जानते, तो शायद उनको लगता है कि अगर मैं सीरियस हूँ तो शायद मैं गुस्से में हूँ, तो थोड़ा उनको हेजिटेट रहते हैं वो लोग बात करने में ना। हम्म। लेकिन मैंने उनको भी मतलब यही बोला है कि यू कैन कम एनी टाइम टू मी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई एडवाइस लेनी है, किसी तरह की भी हेल्प चाहिए। डोंट थिंक कि अगर मैं चुपचाप हूँ या मैं सीरियस हूँ तो मैं गुस्से में हूँ, ऐसा नहीं है। हम्म। सो दे ऑल्सो स्टार्ट नोइंग मी नाउ। हम्म। वैसे वो मनप्रीत का मैं एक पुराना इंटरव्यू देख रही थी, मेंस हॉकी टीम के कैप्टन का, वो कह रहे थे कि आप खूब मजाक करती भी हैं और वो खूब हंसाती भी हैं आप। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन जोक्स पर हंसना पसंद है। हम्म। ये जब रियो ओलंपिक्स के लिए टीम ने क्वालिफाई किया रानी, मतलब 1980 के बाद 36 साल के गैप के बाद पहली दफा हुआ था कि विमेन्स हॉकी टीम ओलंपिक्स तक पहुंची, वहां क्वालिफाई कर पाई। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। हालांकि पोजीशनिंग वाइज जो है वो नहीं आगे बढ़ पाए और स्टैंड जो है वो काफी पीछे थे, लेकिन रियो ओलंपिक्स से आपके लिए सबसे बड़ी लेसन्स क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था रियो ओलंपिक्स का, कि जैसे आपने ऑलरेडी बोला कि इतने सालों के बाद हिस्ट्री में हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए।
सो काफी एक्साइटेड भी थी टीम, काफी नर्वस भी थी, क्योंकि हम उससे पहले हमारे पास कभी ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस नहीं था कि एक्चुअली ओलंपिक्स में होता क्या है। तो लेकिन उस ओलंपिक्स से हमने बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद जो वुमेन हॉकी ने इम्प्रूवमेंट शो की है, आई थिंक इट्स अमेजिंग। 4 सालों में जो लास्ट पिछले की है, काफी हमने उस ओलंपिक से जो एक्सपीरियंस गेन किया है कि कैसे जो वो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज हर टीम या हर प्लेयर उसी चीज के लिए रोज डेली ट्रेनिंग करता है, बिकॉज हमें ओलंपिक्स में कंट्री को रिप्रेजेंट करना है या ओलंपिक्स में मेडल जीतना है। सो उसके बाद लेकिन हमें एक काफी अच्छा लेसन मिला कि एज अ टीम हम कैसे उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, और कैसे जो है वो विनिंग हैबिट्स हम कैसे कंटिन्यूसली रख सकते हैं, ताकि बाय द टाइम ऑफ नेक्स्ट ओलंपिक्स की हमें उस चीज का एक्सपीरियंस आता रहे कि कैसे हमें वो प्रेशर को हैंडल करना है। तो आई थिंक अभी तो काफी अच्छी है हमारी टीम, एंड ओलंपिक्स का इतना प्रेशर नहीं लेती है। बट व्हेन यू लैंडेड देयर रियो ओलंपिक्स में, एट द गेम्स विलेज का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है एथलीट्स के लिए, उनकी लाइफ लेसन्स उनमें वो सीखने को मिलता है। वर यू डैजल्ड, वर यू अमेज्ड, वर यू फीलिंग लॉस्ट? गेम्स विलेज की जो यादें हैं, अगर वो थोड़ा आप शेयर कर सकें। एक्चुअली जब आप गेम्स विलेज में जाते हो, स्पेशली ओलंपिक्स गेम विलेज में जाते हो, तो आप काफी एक्साइटेड रहते हो हर चीज के लिए। और जब आपका फर्स्ट ओलंपिक्स हो या फिर आपकी एज बहुत कम हो टीम में, सो आप इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं चीजों के लिए कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो ही जाता है, कुछ भी आप कितनी भी कोशिश कर लो। सो जैसे हमारे टाइम पे फर्स्ट ओलंपिक्स में यह था कि हम थोड़ा बहुत उन चीजों के बारे में जानते थे, बिकॉज हमने पहले जैसे एशियन गेम्स वगैरह खेली है, तो हमने गेम्स विलेज का जो है माहौल देखा है। लेकिन जैसे यंगस्टर्स वगैरह होते हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि अपना जो माइंड है, हम किस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है यहाँ पे। डेफिनेटली हमें वो चीजें इंजॉय करनी चाहिए गेम्स विलेज के अंदर जो होती हैं, बिकॉज वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। यू नेवर नो कि आप नेक्स्ट ओलंपिक्स खेलोगे या नहीं खेलोगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे बैक ऑफ द माइंड जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमारा मिशन क्या है, वो चीजें हमारे माइंड में जरूर रहनी चाहिए। और या जब आप हारते हो तो आपको वो सब चीजें बहुत बुरी भी लगती हैं विलेज में, बिकॉज आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज आप जिस काम के लिए आए हो आपने वो काम अच्छे से अगर नहीं करते। लेकिन इट्स अ स्पोर्ट्स, हमें दोनों चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं कि अगर हम जीते हैं तो हमें कैसे वहीं पे रह के हमें नेक्स्ट मैच पे फोकस करना है, और हारे हैं तब भी हमें कैसे नेक्स्ट मैच पे फोकस करना है। मतलब उस एक्सपीरियंस को जो है सोक इन करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस हार में डूब जाकर आप अपना फोकस खो दें या जीत के जश्न में जो है फोकस खो दें। रानी, उसका जो एक्सपीरियंस था इस दफा जब आप लोगों ने क्वालिफाई किया यूएस के खिलाफ, जो 2-legged मैच हुई, उसमें पहला वाला वाज सच अ फैबुलस मैच, और सेकंड में आप लोगों ने आपको फाइट बैक करना पड़ा। देयर वाज अ पॉइंट व्हेन वी थॉट कि मे बी यू आर गोइंग टू स्लिप आउट ऑफ इट। You fought back and that was a magnificent goal, जिसकी बदौलत जो है इंडिया क्वालिफाई कर पाई फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक्स। तो वो फाइट बैक की जो ग्रिट है, वो मेंटल ग्रिट ढूंढने में उसमें क्या खास बातें रही, कौन सी चीजें थी जो काम कर रही थी? यस, पहला मैच हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, एंड आई एम प्राउड ऑफ माय टीम कि हमने एक अच्छी हॉकी शो की इंडिया में स्पेशली था। लेकिन सेकंड मैच में आई थिंक यूएसए प्लेड रियली वेल, और हमने गेम को इतना कंट्रोल नहीं कर पाए। सो लेकिन ये था कि हाफ टाइम में जब मैच इक्वल हो गया था, तो उसके बाद हाफ टाइम में पहले हमारे कोच ने हमें बोला कि नाउ इट्स अ 30 मिनट्स फॉर दोनों टीमों के लिए, फॉरगेट एवरीथिंग कि जो भी कल के मैच में हुआ या अभी जो 30 मिनट्स में हुआ, लेट्स फॉरगेट एंड जस्ट फोकस ऑन द 30 मिनट्स, कि 30 मिनट्स है कि जो भी खेलेगा और वो क्वालिफाई कर जाएगा ओलंपिक्स के लिए। दिस इज द 30 मिनट्स ऑफ योर लाइफ कि अगर आप ओलंपिक्स खेलना चाहते हो तो। एंड फिर हमने एज अ टीम भी हमने डिसाइड किया कि जो हुआ फाइन, ठीक है, हमने मिस्टेक हो जाती है, हमने गेम नहीं कंट्रोल किया, और यूएसए इज ऑल्सो प्लेइंग सो गुड। लेकिन 30 मिनट्स हैं, हमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है इस चीज के लिए, लेकिन हम 30 मिनट्स में ये सब कुछ अपने हाथ से मतलब उनको इतना इजीली नहीं दे सकते। एंड देन सेकेंड हाफ में हमारी टीम ने पूरा एक डिटर्मिनेशन के साथ खेला, कॉन्फिडेंस से खेला, एंड बिलीव करके खेला कि हम डेफिनेटली जीतेंगे। अगर हम जो हमारी ड्यूटी है वो हम एज अ प्लेयर जो अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे और एज अ टीम, तो हम डेफिनेटली एक जो सेल्फ बिलीव था टीम का, वो चीज से शायद हमने वो मैच जीता है।
एंड हमें था कि हम कहीं ना कहीं हम जरूर स्कोर निकालेंगे बिकॉज हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी थी। इस बात से और कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि एक जमाना ऐसा था रियो ओलंपिक्स तक में भी जो हमने देखा कि भाई अमेरिका की टीम के सामने आप गोल ही नहीं कर पा रहे थे, और आज की तारीख में आप एक्चुअली फाइट बैक कर रहे हैं और उनसे जीत छीन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमारी टीम ने जैसे स्पेशली फिटनेस वाइज हमने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है लास्ट 4 इयर्स में। हमारा जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर है वेन लॉम्बर्ड, उसने काफी ज्यादा टीम के ऊपर काम किया है। और हमारी टीम में अभी वो फिटनेस को लेके भी काफी बिलीव आया कि हम कभी भी गोल उतार भी सकते हैं। अगर हमने गोल कंसीड भी कर लिया तो हम्म। इट्स ओके कि हम हमारे पास इतनी फिटनेस है या इतनी गेम अवेयरनेस है कि हम स्कोर कर सकते हैं। हम्म। तो क्योंकि आपने खुद भी जो है इंजरीज वगैरह से डील किया है, आज ही आप जो फिटनेस रिजीम है, आज डिफरेंस क्या है आपकी पहले की फिटनेस रूटीन्स में? अभी आपका डेली शेड्यूल कैसा होता है? कितने घंटे आप ट्रेन करती हैं? अभी तो जैसे मैं घर पे रहती हूँ, हम 4 मंथ्स के बाद ऑलमोस्ट घर पे आए एंड हम्म। लॉकडाउन में ही थे हम लोग बैंगलोर में। सो हम्म। फर्स्ट जो फर्स्ट वीक था वो हमने फैमिली के साथ अच्छे से स्पेंड किया बिकॉज 4 मंथ से हमने अपनी फैमिली नहीं देखी थी। एंड उसके बाद हमने फिर धीरे धीरे अपनी जो फिटनेस है वो स्टार्ट की है। अभी जैसे यहाँ घर पे रहते हैं सो हम घर पे रह के अपना वर्कआउट करते हैं। हमारा जो ट्रेनर है वो हमें एवरीडे का स्केड्यूल भेजता है कि हमें क्या करना है आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका जो स्केड्यूल है वो फॉलो करते हैं स्ट्रेंथ एंड हम्म। कंडीशनिंग का। एंड या आप बचपन में भी जो है आप जो सुबह 4 साढ़े 4 बजे जागकर अपनी प्रैक्टिस वगैरह शुरू करती थी, आज भी वही रूटीन बनी हुई है? ऑनेस्टली नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन में 4 बजे उठना होता था बिकॉज हमें 5 बजे ग्राउंड जाना होता था एंड उसके बाद फिर वहीं से स्कूल जाना होता था। एंड स्कूल के बाद फिर वहीं से ट्रेनिंग जाना है। लेकिन अभी तो स्कूल नहीं जाना होता, तो इसलिए हम्म। थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है सुबह। सुबह थोड़ा लेट उठ के ट्रेनिंग कर लेते हैं। हम्म। या बट आई थिंक आई लाइक कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के जो काम हम कर लेते हैं वो हम पूरे दिन में भी वैसा काम नहीं कर सकते। तो ये हॉकी जो है वो पावर एंड स्ट्रेंथ गेम है, और सालों तक जिस बात की खास करके जो जो बातचीत हुआ करती थी कि विमेन्स हॉकी टीम में आपके पास स्किल सेट्स हुआ करते थे खिलाड़ियों के पास में, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में जो है फॉरेन खिलाड़ियों से हमारी लड़कियां पीछे पड़ जाती थी या पीछे रह जाती थी। आज की तारीख में मसल वेयर एंड टेयर इन सब को डील करने के लिए और स्ट्रेंथ को आज अगर दूसरे एथलीट्स को भी हम देखें, पीवी सिंधु को देखें, साइना नेहवाल को देखें, मैरी कॉम है, तमाम ऐसी एथलीट्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ दरअसल आज अच्छी है और इसकी बदौलत उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। तो ये स्ट्रेंथ पर आज जोर ज्यादा है ट्रेनिंग में, उससे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वुमेन एथलीट्स? आजकल अगर देखा जाए स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स साइंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपकी फिटनेस किसी भी स्पोर्ट्स में फिटनेस एक बहुत बड़ा एक वो बन चुका है कि फिटनेस के बिना आपके लिए स्पोर्ट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज सभी गेम्स में आपको रिएक्शन चाहिए एंड आपका स्टेमिना चाहिए, आपकी स्पीड चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। सो हम्म। ये पहले हम स्पोर्ट ज्यादा यूज नहीं करते थे लेकिन अभी हर स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स साइंस बहुत यूज होती है। क्योंकि अभी सबको वो एक जो साइंस की टर्मिनोलॉजी होती है वो समझ में आने लगी है कि अगर हम्म। हमारे मसल में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हमारी इंड्योरेंस कैसे बढ़ेगी, बिकॉज मसल से ही हम भाग सकते हैं ना। तो हम्म। अगर उसमें पावर नहीं होगी तो हम कैसे भागेंगे। सो वो सब हम्म। चीजें सबको समझ में आने लगी है और ट्रेनिंग के बाद जो रिकवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जैसे हमारा जो मसल है वो हम्म। बहुत ज्यादा वेयर एंड टियर होता है। उसके बाद हमें कैसे कौन सी चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है कि हमारे मसल जो है वो रिकवर हो सके नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो हम्म। उन सब चीजों से अभी बहुत फर्क पड़ गया है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे साथ पिछले 4 साल से साउथ अफ्रीका के जो है साइंटिफिक एडवाइजर हैं वेन लॉम्बर्ड, उसने हम्म। आके ये सब चीजों के बारे में बताया और अभी प्लेयर्स खुद भी काफी ज्यादा अवेयर हो गए स्पोर्ट्स के लिए। और स्पेशली जैसे हमारी अथॉरिटीज हैं, हम्म। operations होगी, ये प्लेयर्स को स्पेशली ये जो पीरियड था अभी लॉकडाउन का, इसमें काफी ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस वगैरह थी इन सब चीजों की अवेयरनेस के लिए। सो उससे काफी हम्म। फर्क पड़ता है प्लेयर्स को ना। जैसे अब जब हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इन सब की खिलाड़ियां दे आर नॉर्मली वेरी बिग एंड स्ट्रांग व्हिच हेल्प्स देम इन मसल पावर। ऐसा आपको जब आप शुरू शुरू में जब आपने इंटरनेशनल मैचेस में डेब्यू किया, गोल्स आप भाग रही थी, लेकिन ऐसी कोई फॉरेन प्लेयर्स थी जिनको देखकर आपको बहुत ज्यादा डर लगता था या थ्रेटेंड फील करती थी आप उनकी गेम से, और वो आपकी इंस्पिरेशंस कौन थी?
एक्चुअली फिजिकल वाइज देखा जाए तो यस कि डेफिनेटली जो बाकी टीम्स हैं, यूरोपियन टीम्स हैं, वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थी पहले। लेकिन अभी तो हमें लगता है कि हम भी उनके बराबर फिटनेस वाइज हम उनको मैच करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जरूर होता था, बिकॉज इंडियन प्लेयर्स की थोड़ी जो फिजिकल क्या बोलते हैं बॉडी है, वो बचपन से ऐसी होती है। एंड क्या लाइक उनका आप या तो फिर वेदर की वो हो सकती है, उनका खाना पीने की उससे हो सकती है, उनकी बिल्ड स्टार्टिंग से ऐसी होती है। लेकिन हमें लगता जरूर था उनको देख के ना फर्स्ट टाइम कि इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, मतलब हम भी कभी इनके जैसे बन सकते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग। लेकिन अभी तो नहीं कुछ फील होता, अभी कुछ उनसे डर नहीं लगता या कुछ भी। हमें लगता है कि हम भी इनके जैसे ही हैं। विकास कुमार इनफैक्ट हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि यू आर अ मैजेस्टिक हॉकी प्लेयर, और ओ आपके थैंक यू विकास जी। रानी ये बताइए कि आपके जो डच कोच हैं मरीन, 2016 से उन्होंने कोचिंग शुरू की, और अब इस साल इनफैक्ट एक और आपके जो एनालिटिकल कोच हैं शॉपमैन, उन्होंने भी ज्वाइन किया। शॉपमैन ने इनफैक्ट यूएस की टीम को कोच किया था, एथेंस बीजिंग में वो खेल चुकी हैं। फॉरेन कोचिंग से बहुत डिफरेंस आया आप लोगों की स्टाइल फॉर्मेट में, और खास करके क्योंकि नेदरलैंड्स की जो विमेन्स टीम है वो पिछले 10 सालों से दबदबा बनाई हुई है बतौर एज नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, तो उससे आप लोगों की स्ट्रैटेजी को बहुत फायदा मिल रहा है। डेफिनेटली जैसे हॉलैंड लड़कियों की टीम है, वो लास्ट 10 ईयर से आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स की वो टॉप टीम है वर्ल्ड की। एंड उनका जो है एक कोचिंग स्टाइल डिफरेंट है। एंड वहाँ पे एक जैसे बना हुआ है कि हॉलैंड टॉप पे ही है, क्योंकि वहाँ सब प्लेयर्स बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्लेयर्स हॉकी खेलते हैं और यंग एज से खेलते हैं। लेकिन जब से जैसे फॉरेन कोचेस आए हैं, एक सिस्टमेटिकली काम करते हैं एंड दोनों हॉकी को मिक्स करा के खेलते हैं, एक यूरोपियन स्टाइल हॉकी और इंडियन स्टाइल हॉकी को। लेकिन साथ साथ में मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे इंडियन कोचेस हैं, उन्होंने भी काफी सालों में अपने आप को काफी ग्रो किया है। जैसे हमारे बीच में हरिंदर सिंह जी से थे कोच, उन्होंने टीम की परफॉर्मेंस को उन्होंने काफी ज्यादा इम्प्रूव कराया है। सो या लेकिन कोचिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन हॉकी वही है कि हमें कैसे स्कोर करना है और कैसे गोल नहीं कंसीड करना है। लेकिन थोड़ा स्टाइल डिफरेंट होता है। लेकिन हम लोग वी आर लकी कि जैसे स्कोपमैन हमारे साथ हैं, and वो 2 ओलंपिक्स खेली है, दोनों में वो एक में गोल्ड मेडलिस्ट है, एक में सिल्वर मेडलिस्ट है। तो उसका अपना एक एक्सपीरियंस है जो वो हमारे साथ काफी शेयर करती है, और हमें अच्छा लगता है कि वो खुद उसको एक गोल्ड मेडलिस्ट मेडल का एक्सपीरियंस है, तो वो जो बताती है हमें वो करना चाहिए, और काफी अच्छी उसको नॉलेज है हॉकी की। एज अ फॉरवर्ड प्लेयर, एज अ स्ट्राइकर, आमतौर पर कहा जाता है कि स्पीड खैर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्पीड के मामले में जो आपकी कोशिशें हैं उसको और इम्प्रूव करने की, उससे ज्यादा चर्चाएं होती हैं आपकी टेम्परामेंट की। मैं शारदा उबरा की एक आर्टिकल पढ़ रही थी आपको लेकर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से जो है आप इतनी, आपकी गुड अवेयरनेस एंड टेक्निक एंड ग्रेट टेम्परामेंट, दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट हेल्प्स यू वर्क एज अ प्लेयर। तो ये मेंटल फोकस के लिए आपके जो है वो मैजिक क्या है? यस डेफिनेटली आपको स्पीड चाहिए हॉकी खेलने के लिए, और एज अ स्ट्राइकर आई थिंक आप अगर जितना कूल रह के खेलोगे, आप उतनी ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग ही कर सकते हो। अगर आपका टेम्परामेंट सही नहीं है तो आप गलत डिसीजन लेते हो। और मेरा तो मेंटल मतलब उसके लिए स्ट्रेंथ के लिए मैं यही है कि जो मैं ट्रेनिंग में करती हूँ वही मैं गेम में करती हूँ। सो अगर मैं मेरा मेन फोकस जो है वो ट्रेनिंग है, नॉट अ गेम। अगर ट्रेनिंग में मैं पूरे फोकस के साथ ट्रेनिंग नहीं करूंगी, अगर मैंने कोई स्किल की ट्रेनिंग करनी है और मैंने उसके ऊपर 100% फोकस से नहीं किया, तो डेफिनेटली जब अंडर प्रेशर मैच में वो सिचुएशन आएगी, वो स्किल मुझे यूज करना पड़ेगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू। सो मुझे यही रहता है कि अगर ट्रेनिंग में मैं उसको कंटिन्यूसली सेम फोकस के साथ करूंगी तो वो मेरी एक हैबिट बन जाएगी। और वो जब आपकी हैबिट क्रिएट हो जाती है, फिर अंडर प्रेशर भी आप वही चीजें करते हैं जो आपको हैबिट है। लेकिन एक डिफरेंस तो होता है ना, आप जब ट्रेनिंग कर रही हैं आप स्टेडियम में अपने प्लेयर्स के साथ कर रही हैं, अपने एटमॉस्फेयर में कर रही हैं, जब आप उस डी सर्कल में होती हैं एक रियल मैच के दौरान, जहां स्टेडियम में लोग होते हैं, जहां इतना प्रेशर होता है, उस प्रेशर में वही सेम काम टेम्परामेंट को डिस्प्ले कर पाना, जाहिर सी बात है हर किसी के लिए आसान तो नहीं। यस आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आप ट्रेनिंग में ये सोच के करोगे कि मैं सिचुएशन में मुझे ऐसे करना है, तो आप डेफिनेटली ट्रेनिंग में वो प्रेशर लेके आप ट्रेनिंग करते हो।
कि मुझे बहुत कम टाइम मिलेगा शॉट लेने के लिए, तो मुझे ट्रेनिंग में भी बहुत कम टाइम लेना है शॉट लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रेनिंग में वहां मुझे ज्यादा टाइम मिल रहा है और मैं पूरा टाइम लेके शॉट मार रही हूँ, तो डेफिनेटली मैच में भी मैं वही करूंगी। सो जैसे ही आप ट्रेनिंग में हैबिट क्रिएट करते हो, आप फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी जो यूएस के खिलाफ गोल किया था, वो उसमें आप इतने अंडर प्रेशर में आपके पास सोचने के लिए कुछ टाइम नहीं होता कि आपको क्या करना है। आप वही करते हो जो आपकी हैबिट कंटिन्यूसली रोज आप ट्रेनिंग कर करके बनी होती है। और मैंने भी मतलब सेम वही किया, जो मैंने ट्रेनिंग में मैंने किया वही मैंने वहां पे किया। मैंने कुछ सोचा नहीं था उस टाइम पे, बस यही होता है कि डी में आपको थोड़ा सा कूल एंड काम रहना कि आप डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सको। लेकिन मैं ट्रेनिंग में बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग फुली फोकस से करते हो, और बहुत मुश्किल है, एवरी प्लेयर नहीं कर सकता ये सब चीजें ना, बिकॉज आपका फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो ही जाता है। जैसे आपने बोला कि स्टेडियम में कोई नहीं होता ट्रेनिंग के टाइम पे, दिस इज व्हाट कि आपको मतलब सोचना है उस टाइम पे कि यहाँ पे मैं ही हूँ और जो करना है मुझे अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है। तो वो आपकी हैबिट वैसे ही बनती है फिर। आज इनफैक्ट आपने यूएस गोल का जिक्र किया, नवनीत एक इंटरव्यू में आपके न्यूजीलैंड के एक पर्टिकुलर गोल का जो है जिक्र कर रही थी कि जो आपके स्ट्राइकर्स इंस्टिंक्ट को बखूबी दिखाता है। आपकी फेवरेट टॉप 2-3 मोमेंट्स कौन सी हैं अभी तक की गेम्स में, जो डिफिकल्ट रही एक हो, तो बहुत डिफिकल्ट रही हो? गेम की मूवमेंट्स जो डिफिकल्ट रही हो, या डिफिकल्ट रही हो, या जो गोल्स खुद आपको मतलब लगता है कि ये सही में मेरे टॉप 2-3 गोल्स हैं, जो मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था कि मैंने ऐसे स्कोर किया। अभी जो यूएस के खिलाफ था वो स्कोर जो था, या लास्ट जो रियो ओलंपिक के लिए हमने क्वालिफाई किया था वो जो गोल था, सो दोनों मेरे लिए बहुत मेमोरेबल गोल हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि शायद वो टॉप गोल्स में काउंट होते हैं, और मुझे भी अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने वो स्कोर किया है। हम्म। एंड पर एक गोल मैंने हम्म। 2009 में एशिया कप में किया था कोरिया के अगेंस्ट, वो भी मुझे बहुत मेमोरेबल लगता है। राइट। लेकिन ये जो इतनी डिसिप्लिन है रानी रामपाल में इतनी कम उम्र में, इसकी सीक्रेट क्या है रानी? क्या ये फैमिली का एक अनुशासन रहा है शुरू से, या आपका पर्सनल अनुशासन? I mean, हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि भाई कल को गोलगप्पे देखे तो भाई गोलगप्पे खा लेते हैं, चाट देखे तो चाट खा लेते हैं। इन तमाम चीजों को कंट्रोल कैसे करते हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे मेरे ऊपर है, हमें पता है कि हमारे ऊपर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं भी शायद कंट्री के लिए ना खेलूं तो शायद मैं भी थोड़ी अनडिसिप्लिन हो जाऊं कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब आज खा लेते हैं, आज कर लेते हैं, बिकॉज आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको वहां पे हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करना है, और जब आप हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हो, तो हम्म। उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं आपको वो सब सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। यह सबका दिल करता है बहुत सारी चीजें खाने का, सबकी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें फेवरेट्स होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे होता है जो अनहेल्दी चीजें होती हैं वो हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं टेस्ट वाइज, एंड जो हेल्दी चीजें होती हैं वो टेस्ट वाइज अच्छी नहीं लगती। हम्म। लेकिन या आई थिंक डिसिप्लिन मस्ट है लाइफ में ना, इट्स नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स एंड किसी भी फील्ड में। सो आई थिंक डिसिप्लिन अगर आप हो तो आप तभी हार्ड वर्क कर सकते हो। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं हो तो इट्स अ वेस्ट। आर तो यू मुझे भी अलाउड अ ऐसे चीट लगता डे? है। यस। यू आर अलाउड? यस। चीट चीट डे में आपका फेवरेट क्या होता है फिर? हमारा ट्रेनर बहुत अच्छा है। वो हमारे अच्छा। साथ एज अ ह्यूमन बींग्स ट्रीट करता है, बिकॉज ही इज लाइक कि अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखूंगा तो आप लोग ज्यादा खाओगे, हाँ। मतलब छुप छुप के खाओगे, तो मैं वो चीज नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम खुल के खाओ, मतलब एक दिन खाओ, इट्स फाइन। हाँ। कि आप बहुत ट्रेनिंग भी करते हो डेली, तो तो फिर प्लेयर्स वैसे चीट डे ही के लिए आपका सबसे बड़ा वीकनेस कौन सा होता है, जो आपके पिज्जा। पिज्जाज? ओके। एक्सीलेंट। लेकिन रानी, जब आप महिला टीम आज की तारीख में, अब जो सपोर्ट वगैरह आज बढ़ रहा है धीरे धीरे, लोगों की माइंडसेट्स बदली हैं, स्पोर्ट्स को पहले से कहीं ज्यादा इंकरेजमेंट मिल रहा है, फिर भी क्या एक फीलिंग आती है कि भाई मेंस टीम पे ज्यादा फोकस होता है या वुमेन्स टीम पे उतनी ज्यादा फोकस नहीं दी जाती? और दूसरे गेम्स के कंपैरिजन में, खास करके क्रिकेट की जब आप बात करते हैं, तो जो शिकायत होती है तमाम एथलीट्स की और स्पोर्ट्स पर्संस की,
उस ट्रीटमेंट को लेकर, वो कम अटेंशन को लेकर, क्या उसको लेकर दिक्कतें होती हैं आपको? देखो जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट को हम किसी गेम से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ टोटली डिफरेंट स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड वो तो जो लोग हैं वही लोग चेंज कर सकते हैं अपना जो स्पोर्ट्स को जो देखते हैं या प्यार करते हैं कि हम कैसे बाकी गेमों को भी वैसे ही हम ट्रीट करें। लेकिन अभी बहुत चेंज आ गया मेरे को लगता है, जो हमारी इंडियन पब्लिक है उसमें बहुत चेंज आया है कि अभी बाकी स्पोर्ट्स को भी देखने लगे हैं, जानने लगे हैं प्लेयर्स को। लेकिन कुछ साल पहले देखो तो तब तो किसी भी स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करते थे एक्सेप्ट देन क्रिकेट। हम्म। वैसे मेरे को कभी ऐसे फील नहीं होता, क्रिकेट को लेके फील नहीं होता बिकॉज उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है उसको हम नहीं चेंज कर सकते बिकॉज लोगों का रुझान इतना ज्यादा बन चुका है क्रिकेट के लिए कि आप बहुत मुश्किल है उनको दूसरे स्पोर्ट्स में इतना रुझान लेके आने के लिए ना। हम्म। शायद में भी हो सकता है लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है स्पोर्ट्स की, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, कि शायद लोगों को वो स्पोर्ट्स समझ में नहीं आता या हम्म। क्रिकेट को इतना ज्यादा देखने लग गए कि उनको वो इतना ज्यादा समझ में आने लग गया कि बहुत इजी लगता है कि समझ में आना। खुद आ, आपके गांव में, आपके स्टेट, वहां पे भी जो है क्रिकेट की पॉपुलैरिटी पहले के कंपैरिजन में क्या बढ़ी है, या अभी भी सबसे ज्यादा पैशन हॉकी को लेकर ही है? नहीं, हॉकी को लेके लोग बहुत पैशनेट हैं यहाँ पे बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स यहाँ से निकले हैं और हम्म। या डेफिनेटली बीच में कुछ ना कुछ तो होते हैं जो क्रिकेट के बहुत फैन होते हैं एंड तो रानी, ये जो अभी कोविड का दौर चला है, महामारी ने हर एरिया को इम्पैक्ट किया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा आगे अभी क्या होगा। इनफैक्ट टोक्यो ओलंपिक्स भी अब 2021 में हो पाता है या नहीं, उसको भी लेकर भी अभी बहुत अनसर्टनिटीज हैं। कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? उससे डील करने के लिए आप लोगों की ट्रेनिंग पर या मेंटल जो आपकी कंसंट्रेशन है, ये गेम खुद कैसे चेंज हो जाएगा आपको लगता है कोविड की वजह से? यस, कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें काफी इम्पैक्ट हुई हैं एंड काफी सारी एक जो टोटली लाइफस्टाइल है हर पर्सन का वो चेंज हो चुका है। हमारे गेम्स भी जैसे आज हमारा ओलंपिक्स का फर्स्ट मैच होना था एंड कहाँ अब नेक्स्ट ईयर है। सो उससे आपको कहीं ना कहीं जब ऐसे हुआ था कि नेक्स्ट टाइम पे होगा, नेक्स्ट ईयर होगा ओलंपिक्स, तो थोड़ा दुख जरूर लगा था कि हम बहुत साल इस चीज के लिए वेट करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर एक साल और लेकिन ऐसा है कि अभी जो सिचुएशन आ गई ना, वो अभी ऐसे सिचुएशन आ गई कि जैसे बोलते हैं कि लाइफ फर्स्ट है, मतलब ना अगर हम्म। हम लाइफ होगी तो हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम लाइफ ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। सो हम्म। सबके साथ ही है, आई थिंक पूरे वर्ल्ड को इस चीज ने इफेक्ट किया है। सो हमें भी इसमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें हमारी हेल्थ है अभी तो, कि हमें जो भी है हमें कोई बात नहीं, एक साल और है, हम एक साल और मेहनत करेंगे उस चीज के लिए एंड हम्म। लेकिन हमें मेंटली जरूर टफ रहना पड़ेगा कि ठीक है जो भी हुआ फाइन, बट जो अभी आगे है हमें उसको एक पॉजिटिव वे में लेके हमें काम करना चाहिए कि वी होप कि हम नेक्स्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए काम करें और मेहनत करें और वो पॉसिबली हो पाए कि नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स हो। लेकिन हमें एक पॉजिटिव वे में हमें शुरू करना पड़ेगा कि हम्म। हम करें बिकॉज जैसे आपने बोला कि अभी किसी को कुछ नहीं पता कि अभी क्या होना है क्या नहीं होना। हम्म। लेकिन हम ट्रेनिंग पे फोकस जरूर कर सकते हैं कि अगर हुआ तब भी फाइन है, नहीं हुआ तो वो सबके साथ ही है, मतलब हमारे अकेलों के हम्म। साथ तो नहीं है। आप मतलब कोई एक सेक्टर, एक गेम नहीं है जैसे जीरो इन किया जा रहा है। हमारे एक कमेंटेटर, हमारे एक दर्शक इनफैक्ट कमेंट कर रहे हैं कि क्रिकेट इज कॉलोनियल लेगेसी इन इंडिया, वी कैन नॉट इग्नोर इट। हालांकि मुझे लगता है कि दूसरी गेम्स और खास करके विमेन रोल मॉडल्स, पहले जिसकी कमी थी आज की तारीख में विमेन रोल मॉडल्स, चूंकि उसमें इजाफा हुआ है, तो इसलिए भी जो है विमेन स्पोर्ट्स हो या दूसरे भी स्पोर्ट्स हो, उसमें भी जो है आज लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। रानी, आपको लगता है कि पहले आज आज की तारीख में बहुत ज्यादा रोल मॉडल्स हैं इन ऑल काइंड्स एंड फॉर्म्स ऑफ गेम्स? नहीं बिल्कुल, पहले से अभी वुमेन स्पोर्ट्स ने बहुत ज्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट की है। जैसे बहुत सारे वुमेन स्पोर्ट्स आइकॉन्स हैं एंड आई थिंक आज के टाइम में लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। जैसे हमारे लास्ट जो ओलंपिक्स की मेडलिस्ट थी वो लड़कियां ही थी दोनों एंड फॉर एग्जांपल की मैरी कोम है, मतलब उनसे बड़ा आइकॉन तो मुझे लगता है वुमेन्स में है ही नहीं, कि वो 4 मदर्स मतलब बच्चों की मदर है एंड उसके बाद भी शी इज 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड अभी भी वो ओलंपिक्स की मेडल के लिए इतना हंगर है उनके अंदर। हम्म।
साइना नेहवाल हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि जो हैं कंट्री के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। और नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, मतलब बहुत सारी चीजों में कि और भी लड़कियां जो हैं, आजकल लड़कियां कोई साइंटिस्ट है, कोई पायलट है। सो पहले कभी सुनने को भी ये चीजें नहीं मिलती थी कि लड़कियां भी ऐसे काम मतलब कर सकती हैं। सो आई एम प्राउड, आई एम अ गर्ल। इट्स वेरी गुड टू हियर एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज रानी। लेकिन आज जैसा आपके कोच ने इस वक्त आप लोगों के लिए टारगेट रखा है कि आई होप दैट वी कैन प्रोग्रेस टू द क्वार्टर फाइनल्स में अगर प्रोग्रेस कर जाते हैं ओलंपिक्स में तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, उस गोल के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं अभी आप लोग? बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज ओलंपिक्स में 2 डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं। फर्स्ट टूर्नामेंट होता है जो आपका क्वार्टर फाइनल्स तक होता है कि आपको क्वार्टर फाइनल्स तक मैच बाय मैच कैसे पहुंचना है और कैसे आपको क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है। क्वार्टर फाइनल्स के बाद एक दूसरा टूर्नामेंट शुरू हो जाता है जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, सभी टीमों के ऊपर शुरू हो जाता है, एंड आपको डू एंड डाई वाला काम हो जाता है कि अगर आप क्वार्टर फाइनल जीतोगे तो सेमी में जाओगे, नहीं तो इट्स फिनिश। एंड उसके बाद आपका फोकस जो है वो चेंज हो जाता है कि ओके, नेक्स्ट 3 गेम्स हमें नेक्स्ट गेम्स पे कैसे फोकस करना है। सो फर्स्ट फोकस यही है कि हमारा जो हम क्वार्टर फाइनल्स तक हम कैसे हर मैच में अच्छा परफॉर्म करके हम कैसे क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे। तो रानी, आप अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए क्या करती हैं? आपको आपका पसंदीदा खेल के अलावा आपका क्या हॉबी है? जब आप टेंशन में होती हैं तो काम डाउन कैसे करती हैं खुद को? मैं म्यूजिक सुनती हूँ, मुझे पंजाबी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं जो पीसफुल सॉन्ग्स होते हैं। हम्म। अ, या फिर मैं जैसे मैं वाहिगुरु में बहुत बिलीव करती हूँ, सो मैं पाठ करती हूँ उस टाइम पे कि मैं काम डाउन रह सकूं और मतलब जिस प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट आई प्रे कि मैं सही डिसीजन ले सकूं। सो हम्म। उससे सब चीजों से मैं अपने आप को काम डाउन करती हूँ। या पास में कोई गुरुद्वारा हो तो मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ। म्यूजिक सुनती हैं, गाना गाती भी हैं? नहीं। गाना नहीं गाती। और दूसरी क्या हॉबीज हैं आपकी? और आपको पेंटिंग करने का या कुकिंग करने का, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, उसके लिए कोई वक्त भी मिल पाता है क्योंकि आपकी शेड्यूल्स इतनी ग्रिलिंग होती हैं? नहीं, उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअली कुकिंग वो सब के लिए, लेकिन अभी घर पे आए हैं तो हाँ मतलब कुछ दिल करता है तो वो बना के खा लेते हैं कि धीरे धीरे। हम्म। इतना अच्छा तो मेरे को नहीं आता कुकिंग बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता उसके लिए, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना कि मैं कुक करूँ। इस वक्त कोविड के टाइम पे जो बच्चे अगर इस प्रोग्राम को देखे रानी, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा, चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, गैजेट्स पर, फोन्स पर बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, आई प्रेशर, मेंटल हेल्थ, इन तमाम चीजों से जो है इस वक्त लोगों को डील करना पड़ रहा है। तो आप कैसे उन लोगों को कहेंगी कि बैलेंस जो स्ट्राइक करने की बात है कि अगर हाँ ठीक है गैजेट के सामने होना है लेकिन बाहर भी जाकर आपको जो बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए बच्चों के लिए? यस, कोविड की वजह से बहुत मुश्किल है आजकल बच्चों के लिए डेफिनेटली, बिकॉज ऑनलाइन स्टडी होती है, रोज उनको होमवर्क भेजा जाता है और बच्चे कि उनको पूरा दिन फोन देना पड़ता है पेरेंट्स को भी कि उनका वर्क जो है उसमें आता है, एंड बच्चों को फिर आदत जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके कारण पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे पूरा दिन फोन में रहते हैं। बिकॉज मेरे भी नेफ्यू एंड नीस हैं, हमारे हम्म। साथ भी सेम सिचुएशन होती है कि बच्चे सारा दिन फोन में रहते हैं, तो उनकी आई साइट वीक होती है, मेंटल हेल्थ पे उनकी बहुत उस चीज का असर होता है। लेकिन ये है कि हम जितना जो है वो बच्चों को जो है अगर थोड़ा उस चीज के बारे में समझाएं कि हमें क्यों फोन यूज नहीं करना चाहिए, या उनको कोई और रास्ता दो कि आप ये चीज करो तो आप बिजी रहोगे। बिकॉज अगर हम उनको और कोई काम नहीं देंगे तो वो फिर उनको बिजी नहीं रखेंगे तो फिर उनको फोन ही मिलता है कि हम फोन में गेम खेल लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो हम्म। बच्चों को कुछ ना कुछ हमें कोई एक टास्क देना चाहिए कि जैसे छोटे बच्चे हैं कि उनको ड्राइंग करने के लिए बोल देना चाहिए कि आप ड्राइंग करो, बिकॉज उनको हम्म। कलरिंग अच्छी लगती है। एंड मैं तो देख थोड़ा रही हूँ आप टाइम अपने उन नेफ्यू नीसेस को खूब से जो है बर्पीज और पुशअप्स भी करवा रही हैं, तो उनका जो है अच्छे खासा फिजिकल ट्रेनिंग हो रहा है घर पे। नहीं, बिल्कुल, हाँ, वो खुद भी मतलब उनको अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, और जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो वो मेरे पास ही आके एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। सो काफी यंग है वो, 5 साल की है मेरी नीस जो है, एंड लेकिन उसको इंटरेस्ट है कि मैं भी करूँ, जिससे वो एक्टिव भी रहती है। तो हम्म। मुझे लगता है पेरेंट्स को ये भी करना चाहिए अपने बच्चों के साथ,
कि अगर जो पेरेंट्स वैसे उनको खुद भी थोड़ा बहुत तो मतलब अपने लिए 15 मिनट ही निकालो, लेकिन निकालना चाहिए जिससे पेरेंट्स की हेल्थ भी अच्छी रहे, बिकॉज आजकल सब मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहते हैं, सो उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत स्ट्रेस आता है, बहुत स्ट्रेस है आजकल। लेकिन बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करानी चाहिए घर पे, 15-20 मिनट के लिए, ताकि बच्चे एक्टिव रहे, उनका माइंड थोड़ा और फिजिकली एंड स्पोर्ट्स के लिए मेंटली। जितनी कम उम्र में बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करवाएं उतना बेहतर है, या उससे आपको लगता है कि बिल्कुल। ज्यादा पुश करो तो एक प्रेशर की चुनौती भी रहती है? नहीं नहीं, आप जितने भी ज्यादा यंग एज में बच्चों को स्पोर्ट्स में डालोगे उतना बच्चे के लिए बेनिफिट है, बिकॉज उसको लर्निंग पीरियड जो है वो ज्यादा मिल जाता है फिर। जब लेट स्पोर्ट्स शुरू करते हैं, और एक हर बच्चा फास्ट लर्नर नहीं होता, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, और अगर आप उसको ऑलरेडी लेट डालोगे फिर वो स्लो स्लो लर्न करेगा, तो फिर आप उसके ऊपर प्रेशर डालते हो कि अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ सीखा नहीं है, ये नहीं किया, टीचर्स भी कंप्लेन करते हैं। सो इसलिए स्पोर्ट्स में बेटर है कि बच्चे को इंटरेस्ट बनाने के लिए और एक लर्निंग पीरियड ज्यादा देने के लिए उसको यंग एज में डालना चाहिए। लेकिन जैसे आप हॉकी खेलती थी, आपने इतने कम उम्र में खेलना शुरू किया, आई एम श्योर देयर वर मोमेंट्स जब आपको लगता था कि आज नहीं करना है, प्रैक्टिस में थक गई हूँ, या लेट मी जस्ट गिव अप। उस वक्त जब पेरेंट्स पुश करते हैं या सीनियर्स पुश करते हैं, तो एक अंदर से काफी बार कोफ्त भी हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है। वो what kind of a balance is needed there to ensure कि बच्चे का टैलेंट भी आगे आ रहा हो, लेकिन आप उसको इतना भी पुश ना करें कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ज्यादा दबाव में आ जाए? बिल्कुल, वो सिचुएशन आती थी ज़रूर मेरे ऊपर भी, कि जब मुझे लगता था कि मैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता था। 13-14 इयर्स मैंने सेम शेड्यूल से काम किया विदाउट अ सिंगल हॉलिडे, इवन संडे को भी हॉलिडे नहीं होती थी हमारी। सुबह ट्रेनिंग, 4:30 घर से जाना है, एंड फिर स्कूल, फिर वहाँ से ग्राउंड, फिर रात को घर आना है सीधा। सुबह 4:30 हम खाना लेके जाते थे पूरे दिन का। सो पूरा हमने 13-14 साल हमने सिर्फ यही काम किया कंटिन्यूअसली। अ, लेकिन होता था कभी-कभी ना कि बस छोड़ देते हैं, नहीं दिल कर रहा अब खेलने का ना, कि रोज वही काम करते हैं हम। हम्म। लेकिन हमें ऐसा था कि हमारे पेरेंट्स भी कभी हमें नहीं बोलेंगे कि तुम छोड़ दो या घर पे रह लो। उनको भी यही था कि स्कूल जाना तो जाना, ग्राउंड जाना तो जाना है। तो हम्म। हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था एक्चुअली कि हम जाएँ कहाँ पे, मतलब आजकल तो। पर ये था कि उस टाइम थोड़ा पेशेंस होता था बच्चों में। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस के शिकार बने हुए हैं, हर हम्म। चीज़ से बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर पेरेंट्स को भी डर लगता है कि अगर बच्चा ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया तो कुछ कर ना ले। हम्म। लेकिन ये है कि बच्चे को पेरेंट्स को बच्चों के साथ थोड़ा फ्रैंक रहना चाहिए कि अगर बच्चे को कुछ डिप्रेशन है या कुछ, तो वो शेयर कर सके एटलीस्ट। हम्म। समटाइम्स क्या होता है, किसी बच्चे को अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा ना स्पोर्ट्स में, कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज़ हर बच्चा स्पोर्ट्स के लिए नहीं बना होता, या हर बच्चा स्टडी के लिए नहीं बना, और वो आपको बोल रहा है बार-बार कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें बिल्कुल भी, तो तब आप उसको हम्म। फोर्स मत करो। बिकॉज़ फोर्सफुली हम किसी से कुछ नहीं करवा सकते। आप उसको सिर्फ उसकी अवेयरनेस दे सकते हो कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हम्म। लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते उसको। मतलब उसकी टैलेंट को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसे चैनलाइज कर सकते हो, लेकिन एक अगर बच्चा बार बार कहीं पे पुटिंग द फुट डाउन वाली बात आ रही है, तो यू नीड टू ड्रॉ द हुँ, लाइंस एंड रिकॉग्नाइज या देम। रानी, फाइनली जो लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी। आपको अपनी गेम में सबसे बड़ी आज की तारीख में डिफरेंस क्या नजर आता है? जिस रानी ने डेब्यू किया 2009 में, आज रानी रामपाल के गेम स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी जो है वो फर्क क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस, कि उस टाइम मेरे पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, और अभी इतने सालों का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स का। बहुत सारी हार देखी है, बहुत सारी जीत देखी है, तो उन चीज़ों ने काफ़ी एक्सपीरियंस दिया है। एंड सेकंड ऑफ ऑल कि जो फिटनेस है या स्ट्रेंथ है, वो पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन काफ़ी सालों से उस पे काम करके उस चीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है मैंने। एंड तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरी जैसे बॉडी अभी काफ़ी मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है, और मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। सो ये चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। गेम अवेयरनेस पहले से बहुत ज़्यादा आ गई है, और एक कॉन्फिडेंस जो होता है आपका, वो हम्म। आपको एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा आ जाता है। हुँ। हीटेड मोमेंट्स होते होंगे कभी टीम में? इतने सारे डिफरेंट प्लेयर्स हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स में हैं। नवनीत खुद आपके एरिया से आती हैं, और वो भी आपको एक रोल मॉडल के तौर पर आज की तारीख में देखती हैं। आप लोग खुद इतने लोगों के लिए रोल मॉडल्स हैं।
जो डिफरेंसेस हैं इन पर्सनालिटीज में, या फिर कभी कभार लड़ाई अगर हो जाए तो उसको कैसे जो है मैनेज किया जाता है फिर? जैसे हमारी टीम गेम है और हमें शुरू से मतलब ये सिखाया भी जाता है और हमने अभी खुद भी ये चीजें सीखी हैं कि घर में भी जैसे हम 5 मेंबर होते हैं, 5 के 5 मेंबर डिफरेंट होते हैं, कोई भी सेम नहीं पर्सन होता घर में। मेबी हम 2 को बोल सकते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम, इनकी थिंकिंग मिलती है, इनका नेचर मिलता है, लेकिन सबका तो सेम नहीं होता। सो हमारी टीम में भी ऐसे है बिकॉज़ हम इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट स्टेट से आते हैं एंड सो सबकी थिंकिंग अलग होती है। लेकिन हमें सबको एक ही चीज़ पता होती है वहाँ पे कि हम सब यहाँ पे इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने के लिए आए हैं और हम किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ, अगर छोटी-मोटी कुछ हो जाती है तो हम मतलब इसी बात से उसको सहमत करते हैं कि आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो? आप उस फ्लैग के लिए हमें लड़ना चाहिए ना, तो हम आपस में क्यों एक-दूसरे से लड़ रहे हैं या कुछ है तो हमें इतनी छोटी-सी बात का कोई इश्यू नहीं बनाना चाहिए। सो प्लेयर समझदार हैं वैसे ऐसा नहीं करते कभी और कभी हो जाता है तो एज़ अ सीनियर प्लेयर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस मैटर को सॉर्ट आउट करने की, कि ताकि हमारी टीम में जितना ज़्यादा प्यार होगा हम एज़ अ यूनिट रहेंगे, हम उतना अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और इस टीम का एक विनिंग चांट, ड्रीम टीम जो है, वो जब चांट करती है उससे ऊर्जा आता है आप लोगों को? बिल्कुल आता है, ज़रूर आता है बिकॉज़ आपको वो एक एनर्जी चाहिए हमेशा मैच खेलने से पहले ना। वैसे तो आपको एक जब आप इंडिया का फ्लैग देखते हो तो आपको उसको देख के ही एनर्जी आ जाती है कि आप इस फ्लैग को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो और नॉट ओनली कि आप 18 लोग सिर्फ रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, हम पूरी कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। सो वो चीज़ आपको वैसे ही गूज़बम्प ले आती है। हुँ। तो रानी, न्यूज़ देखती हैं आप? न्यूज़ के साथ क्लूड इन रहती हैं? या आपको वक़्त मिले तो फिर मूवी देखना पसंद करती हैं? नहीं मैं टीवी वगैरह ज़्यादा देखती नहीं, ज़्यादा नहीं वैसे बिल्कुल ही नहीं देखती टीवी में लेकिन अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ना होता है वो मैं थोड़ा ट्विटर पे पढ़ लेती हूँ बिकॉज़ जो भी कुछ हाइलाइट होता है इंडिया में वो ट्विटर पे आ ही जाता है सो हुँ। वैसे भी न्यूज़ चैनल्स में इतना ज़्यादा शोर-शराबा होता है कि वहाँ काम की बातें कम और आपको हाँ। लड़ाइयाँ ही ज़्यादा देखने को मिल रही होती हैं, तो हाँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा यू हाँ, आर नॉट मिसिंग आउट ऑन मच रियली। बट हाँ। रानी रामपाल, फाइनल मैसेज, पूरी देश की नज़रें हैं आप लोगों की आपके ऊपर, आपकी टीम के साथ में, सबकी बेस्ट विशेस तो हैं ही। आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर देशवासियों को कि किस तरीके से जो है आपकी हिम्मत बढ़ाएँ, आपकी सॉलिडैरिटी जो है वो एक्सप्रेस करें, और मीडिया में जिस तरीके से आप लोगों को लेकर बातचीत होती है, फोकस दिया जाता है, आपको लगता है कि उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की ज़रूरत है ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े? मेरा सबको यही मैसेज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है कि सभी लोग अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और स्पेशल मेंटली हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी डिप्रेशन, स्ट्रेस है, लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन ज़रूर होता है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, तो आप ज़रूर शेयर करें। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैंने शेयर किया तो। अ, जो आपके अगर आपका क्लोज़ होगा वो आपके लिए कुछ नहीं सोचेगा कि उसने क्यों शेयर किया बिकॉज़ आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जो आप डिप्रेशन के कारण आप खुद ही कुछ कर लेते हो, आप शेयर नहीं करते, आपको लगता है कि मेरे पास कोई है नहीं शेयर करने के लिए। लेकिन कोई ना कोई ज़रूर होता है जो आपकी बात सुन सकता है। सो आप प्लीज़ अपनी जो भी आपका स्ट्रेस है, आप किसी के साथ उसको ज़रूर शेयर करें। हुँ। एंड हमारी टीम के लिए ऑलवेज़ आप लोग प्रेयर करो एंड हमारा आपकी गुड विशेज़ हमें हमेशा चाहिए कि हम ओलंपिक्स में कंट्री के लिए मेडल जीतें एंड मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से सबको बहुत-बहुत थैंक्स जिन्होंने अभी तक हमारी टीम को सपोर्ट किया और हमारी टीम के लिए बहुत विशेस हमें हमेशा देते हैं गुड विशेस। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। रानी रामपाल, प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर जो दर्शक इस कॉन्वर्सेशन को देख रहे हैं, they'll have a lot of food for thought to think about, and we really wish you all the best and hope to see you, of course, past the quarterfinals, getting a medal for us Tokyo Olympics में। बहुत शुक्रिया आपका रानी रामपाल। थैंक यू। और जो दर्शक मेरे साथ मेरे इस YouTube स्टेशन पर जुड़े, साथ ही सत्य हिंदी के पोर्टल्स पर इस चर्चा को देख रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। सफरनामा में फिर हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ, करेंगे उनसे उनकी जिंदगी की बात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।